नमस्कार। आज हम कुछ बेहद अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए जरूरी विषयों की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, काफी दिलचस्प और सोचने वाले मुद्दे हैं आज। तो आज की चर्चा 3 खास मुद्दों पर होगी। पहला, आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल जमाने में क्या महात्मा गांधी के विचार मतलब टिक पाते हैं? दूसरा, भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी सेना खुद को कैसे बदल रही है, क्या है नया उनके लड़ने के तरीकों और तकनीक में, ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, लद्दाख के लोग, उनकी जमीन, पहचान और भविष्य के लिए वो क्या चाहते हैं और क्या चिंताएं हैं उनकी। ये तीनों विषय हालांकि अलग अलग लगते हैं, पर ये सब आज के भारत में चल रहे गहरे मंथन को दिखाते हैं। बिल्कुल, पुरानी विचारधाराएं और नई दुनिया की टक्कर, भविष्य की सुरक्षा की तैयारी और विकास बनाम पहचान की जद्दोजहद। सही कहा। हमारा मकसद है इन उलझे हुए मसलों को आसान भाषा में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खोज। सबसे पहले बात गांधी जी और आज की डिजिटल दुनिया की। चलिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि गांधी जी जैसे बड़े ऐतिहासिक लोग सिर्फ नोटों पर दिखते हैं या दफ्तर की दीवारों पर, या फिर सोशल मीडिया मीम्स में। एग्जैक्टली। उनकी पूरी जिंदगी और गहरे विचारों को कुछ सेकंड की रील या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में फिट कर दिया जाता है। जो गहराई से पढ़ते हैं वो शायद बेहतर समझते हैं, पर आमतौर पर या तो हीरो बना देते हैं या विलन, बीच का कुछ नहीं। बिल्कुल, इसे आप कह सकते हैं विचारों का मीम बन जाना, मतलब मीमिफिकेशन। मीमिफिकेशन, जहाँ किसी इंसान की पूरी जिंदगी और उसके जटिल विचारों को छोटे छोटे आसानी से हजम होने वाले टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जबकि असलियत तो हमेशा काली और सफेद के बीच उस ग्रे एरिया में होती है। गांधी जी के विचार और उनका जीवन भी बहुत परतदार थे। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि आज गांधी जैसे व्यक्तित्वों को असली खतरा शायद किसी राजनीतिक विचारधारा से ज्यादा उस एल्गोरिदम से है। एल्गोरिदम से? जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी जगहों पर हमारी फीड तय करता है। लेकिन उसका काम तो हमें जोड़ना माना जाता है ना, वो खतरा कैसे हो सकता है? देखिए, एल्गोरिदम का असली मकसद सच बताना नहीं है या समझ बढ़ाना भी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? उसका एक ही गोल है, हमारा ध्यान खींचना और हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखना। जिसे एंगेजमेंट कहते हैं। बिल्कुल, एंगेजमेंट। और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए हम ग्राहक नहीं हैं, बल्कि हमारा ध्यान ही वो चीज है जिससे बेचा जाता है। सही। और एल्गोरिदम ने ये सीख लिया है कि लोगों का ध्यान खींचने का सबसे पक्का तरीका है उनमें फूड डालना, उनको पोलराइज करना, ऐसी चीजें दिखाना जो गुस्सा भड़काएं, नफरत फैलाएं, क्योंकि ऐसी बिल्कुल, क्योंकि वो तेजी से फैलती है ना। एग्जैक्टली, तेजी से फैलती है। ये पूरी अटेंशन इकोनॉमी इसी पर चलती है। ये सोच गांधी जी के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल उलट है। जैसे धैर्य। जरा 24 दिन के दांडी मार्च की कल्पना कीजिए। गहराई से सोचना, अपने अंदर झांकना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। एल्गोरिदम को चाहिए रफ्तार और तुरंत रिएक्शन। अच्छा, तो ये है असल मुद्दा। अब अगर गांधी जी के कुछ खास विचारों को आज के डिजिटल तौर तरीकों के सामने रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? जरूर, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है स्वराज। स्वराज मतलब आजादी? आमतौर पर हम यही समझते हैं, अंग्रेजों से आजादी जी। पर गांधी जी के लिए ये बाहरी आजादी सिर्फ एक हिस्सा थी। असली स्वराज था अपने अंदर बदलाव लाना। अंदर बदलाव कैसे? अपने गुस्से, डर, नफरत जैसी बुराइयों पर काबू पाना। उनकी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, स्वराज तब है जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं। अब इसकी तुलना आज के ऑनलाइन एक्टिविज्म से कीजिए। हैशटैग चलते हैं, सिस्टम बदलने की मांग होती है, जो जरूरी भी है, पर खुद को बदलने की बात पीछे छूट जाती है। जैसे कोई सेव द प्लैनेट ट्रेंड तो चलाएगा, पर शायद ही अपने घर में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करे। गांधी की लड़ाई बाहरी सिस्टम से ज्यादा अंदरूनी थी। दिलचस्प। और अहिंसा, उसे तो अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बिल्कुल, पर गांधी जी के लिए ये कमजोरों का नहीं, बल्कि हिम्मत वाले, ताकतवर लोगों का हथियार था, जिसके लिए गजब का आत्मनियंत्रण चाहिए। मतलब था अन्याय का डटकर सामना करना, पर जिससे आप लड़ रहे हैं उसे इंसान मानना बंद न कर देना। उनका मानना था बुराई से नफरत करो, बुरा काम करने वाले इंसान से नहीं। ये तो मुश्किल है बहुत। इसका एक कमाल का उदाहरण है, जब दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स ने उन्हें जेल में डाला तो रिहा होने पर
गांधी जी ने अपने हाथ से बनाए सैंडल जनरल स्मट्स को तोहफे में दिए। सच में कमाल है। ये थी उनकी सक्रिय अहिंसा, नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि ऐसी ताकत से देना जो दिल जीत ले। अब आज की ऑनलाइन दुनिया देखे, ट्रोलिंग, हाँ, कैंसिल कल्चर, किसी को पूरी तरह कैंसिल कर देना, एक गलती पर किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देना, ये सब विरोधी को अमानवीय समझने जैसा ही है। सही बात है। और तीसरा था सत्य। हाँ, सत्य। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था। उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। हाँ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। एग्जैक्टली। यहाँ ये प्रयोग शब्द बहुत अहम है। ये दिखाता है कि सच कोई बनी बनाई चीज नहीं बल्कि एक खोज है, एक सफर है जिसमें आप गलत भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं। इसके लिए विनम्रता और खुला दिमाग चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मेरा सच, माई ट्रूथ, ज्यादा मायने रखने लगा है। पोस्ट ट्रूथ एरा। हाँ, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें एक इको चेम्बर या फिल्टर बबल में कैद कर देता है। हमें ज्यादातर वही चीजें दिखाई जाती हैं जो हम पहले से मानते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा सच ही पूरा सच है। बिल्कुल। ये लोगों को जोड़ता नहीं बल्कि बांटता है। और यही सवाल उठता है, अगर हर किसी का सच अलग अलग होगा तो समाज में तालमेल कैसे बनेगा? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और व्यक्तिगत छवि के बारे में क्या? आज के नेताओं की छवि बनाने के तरीके और गांधी जी के तरीके में क्या बड़ा फर्क नजर आता है? आज की राजनीति काफी हद तक पर्सनल ब्रांडिंग पर चलती है। नेताओं की एक एकदम परफेक्ट, कोई कमी ना हो जिसमें ऐसी छवि गढ़ी जाती है। हाँ, जैसे वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक तरह का मुखौटा होता है। गांधी जी इस मामले में बिल्कुल उलट थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां खुलकर लिखी। हाँ, पढ़ा है मैंने, काफी ईमानदारी से। सार्वजनिक तौर पर माना कि वो एक अच्छे पति या पिता नहीं बन पाए। उन्होंने अपनी इन कमियों को अपने सत्य की खोज का हिस्सा माना। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, आज की दुनिया में, खासकर राजनीति में, गलती मानना कमजोरी की निशानी समझा जाता है, लगभग पॉलिटिकल सुसाइड जैसा। एल्गोरिदम भी एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां खुद की आलोचना करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। तो फिर क्या कह सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? क्या ये माना जाए कि गांधी आज के दौर के लिए अप्रासंगिक हो गए? बिल्कुल नहीं, गांधी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं, लेकिन हम आज जिस डिजिटल माहौल में जी रहे हैं उसकी बनावट ही ऐसी है कि गांधी के गहरे और जटिल विचार उसमें आसानी से पनप नहीं पाते। अच्छा। वो एक तरह से इनविजिबल बाय डिजाइन हो जाते हैं, जानबूझकर नहीं, पर सिस्टम ऐसा है कि वो दिखते नहीं। असली समस्या उनके विरोधियों की नहीं बल्कि उस मंच, मतलब सोशल मीडिया की है, जहां उनके विचारों को या तो बहुत सरल बना दिया जाता है या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ओके। इसीलिए आज के इस शोर भरे दौर में गांधी को शांति से पढ़ना, उनकी बातों की गहराई और जटिलता को समझने की कोशिश करना अपने आप में एल्गोरिदम के खिलाफ एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। विरोध का एक तरीका। कैसे? जो कि ये आपको धीमा होने पर मजबूर करता है, जबकि दुनिया रफ्तार मांगती है। हाँ, ये जटिलता को स्वीकार ना सिखाता है, जबकि दुनिया आसान जवाब चाहती है। ये अपने अंदर झांकने को कहता है, जबकि दुनिया का ध्यान बाहर की ओर है। और ये विरोधी में भी इंसानियत देखने की बात करता है, जबकि एल्गोरिथम तो अक्सर नफरत परोसता है। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो डिजिटल दुनिया 0 और 1 की बाइनरी भाषा समझती है और गांधी उसके बीच की बारीकियों और समंदर की बात करते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। गांधी जी की धीमी अंदरूनी लड़ाई की बात से आगे बढ़कर देखते हैं कि बाहरी सुरक्षा के लिए हमारी सेना कैसे तेजी से बदल रही है। भविष्य की चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की होने वाली हैं। हाँ, ये बदलाव बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लड़ाई का तरीका ही जड़ से बदल रहा है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे एआई? बिल्कुल। सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुश्मन की अगली चाल पहले ही बता दे, या फिर ड्रोन और ऑटोमेशन की। हाँ, ड्रोन का इस्तेमाल तो बहुत बढ़ गया है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा कि कैसे सस्ते ड्रोन महंगे टैंकों पर भारी पड़ गए, या यमन के हूती विद्रोही कैसे कम लागत वाले हथियारों से दुनिया के अहम समुद्री रास्ते रोक देते हैं। मतलब कम खर्चे में बड़ा असर। हाँ, लेकिन साथ ही ऑपरेशन का जोखिम भी बढ़ गया है। और अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है 2 फ्रंट वॉर का खतरा। यानी एक ही समय पर चीन और पाकिस्तान
दोनों मोर्चों पर लड़ने की नौबत। बिल्कुल, ये हमारे संसाधनों और प्लानिंग पर जबरदस्त दबाव डालता है। तो इस बदलती तस्वीर में भारत वास्तव में क्या कदम उठा रहा है? किस तरह के बदलाव लाए जा रहे हैं सेना में? कई स्तरों पर काम हो रहा है। पहला है ढांचे में बदलाव, जिसे थिएटराइजेशन कहते हैं। थिएटराइजेशन, ये क्या है? पहले हमारी थल सेना, नौसेना और वायु सेना काफी हद तक अपने अपने दायरे में काम करती थी। अब कोशिश है थिएटर कमांड बनाने की। अच्छा। इसका मतलब है कि किसी एक भौगोलिक इलाके, जिसे थिएटर कहते हैं, उसके लिए एक ही कमांडर होगा। एक कमांडर तीनों सेनाओं के लिए? हाँ, जिसके अधीन तीनों सेनाओं के साधन होंगे, टैंक, फाइटर जेट, जंगी जहाज, सब। इससे तालमेल बेहतर होगा और फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, चीन ये मॉडल 2016 में ही अपना चुका है। भारत अपना खुद का मॉडल बना रहा है। और दूसरा, एक कानूनी अड़चन दूर की गई है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023। इसमें क्या खास है? पहले के नियम के अनुसार किसी मिलीजुली मतलब जॉइंट यूनिट में एक सर्विस का अफसर दूसरी सर्विस के जवान पर सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता था। अरे, ये तो अजीब था। हाँ, इस नए कानून ने ये रोक हटा दी है। अब जॉइंट यूनिट का कमांडर, चाहे वो किसी भी सेना का हो, अपनी पूरी टीम पर अनुशासन लागू कर सकेगा। ये अमल के लिए बड़ा कदम है। हाँ, ये तो जरूरी था। तीसरा क्या है? तीसरा है नई लड़ाकू टुकड़ियां, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, IBGs। IBGs? हाँ, हाल में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की बात सामने आई है, जैसे रुद्र या भैरव यूनिट्स। ये छोटी, फुर्तीली मिनी आर्मी जैसी होंगी। मिनी आर्मी? जिनमें पैदल सैनिक, तोपें, टैंक, ड्रोन सब शामिल होंगे। ये सिर्फ 12 से 48 घंटे के नोटिस पर दुश्मन के इलाके में घुसकर तेजी से कार्रवाई कर सकेंगी। वाह, मतलब फॉरेन एक्शन। हाँ, ये हमारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, यानी फॉरेन एक्शन लेने की क्षमता। और चौथा? चौथा है सोच में बदलाव, मतलब हमारे सिद्धांत बदल रहे हैं। कैसे? हमारी सेना का 2017 का जॉइंट डॉक्ट्रिन आपसी तालमेल, सिनर्जी पर जोर देता है। अब हाइब्रिड वॉरियर तैयार करने की बात हो रही है। हाइब्रिड वॉरियर, ये क्या होता है? यानी ऐसे सैनिक जो सिर्फ हथियार चलाना ही न जाने, बल्कि वो जानकार भी हों। दुश्मन की सोच समझें? हाँ, तकनीक में माहिर हों, जैसे कोडिंग, हैकिंग। बिल्कुल, और सूचना युद्ध में भी कुशल हों, मतलब ऑनलाइन दुनिया में देश का पक्ष रख सकें। ये तो बिल्कुल नए जमाने की फौज होगी। और नई तकनीक और हथियारों के मोर्चे पर क्या हो रहा है? कुछ अहम उदाहरण है, जैसे MQ-9B ड्रोन्स। हाँ, अमेरिका से लेने की बात चल रही है। ये हंटर किलर ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के इलाके में घंटों तक ऊंचाई पर उड़कर निगरानी भी कर सकते हैं और हमला भी। खास बात ये है कि ये तीनों सेनाएं मिलकर इस्तेमाल करेंगी। अच्छा, ये जॉइंटनेस का उदाहरण है? हाँ, फिर है आकाश तीर और IACCS का इंटीग्रेशन। ये क्या है? ये भी जॉइंटनेस का एक बेहतरीन नमूना है। सेना का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ही दुश्मन के विमान का पता लगाता है, वो जानकारी फौरन वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मिल जाती है। तो मिलकर सुरक्षा कवच बनाते हैं? एग्जैक्टली, आसमान में मजबूत सुरक्षा कवच। और मिसाइल? प्रलय मिसाइल, ये खास तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। ओह, तो इसे रोकना मुश्किल होगा? हाँ, बहुत मुश्किल। ये दुश्मन के कमांड सेंटर या हवाई अड्डों जैसी अहम जगहों को निशाना बनाने के लिए है। जबरदस्त। और फाइटर जेट्स? राफेल M। ये राफेल फाइटर जेट का नौसेना वाला संस्करण है? हाँ, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात होगा। हाँ, जैसे INS विक्रांत और विक्रमादित्य। उनकी ताकत बढ़ाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां या मुश्किलें भी हैं? हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी है तीनों सेनाओं के बीच कभी-कभी होने वाली आपसी खींचतान, इंटर सर्विस राइवलरी। हाँ, हर सेना अपने संसाधनों और प्रभाव को लेकर थोड़ी इनसिक्योर महसूस कर सकती है। इस आपसी भरोसे की कमी को पाटना बहुत जरूरी है। और कोई चुनौती? दूसरी चुनौती है सुधारों की धीमी रफ्तार। आपसी तालमेल और जॉइंटनेस की बातें कई सालों से हो रही हैं, लेकिन जमीन पर अमल थोड़ा धीमा रहा है। इसमें तेजी लाने की जरूरत है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या किया जा सकता है? रास्ता क्या है? कुछ कदम सुझाए जा रहे हैं, जैसे थिएटर कमांड को अब वाकई में शुरू किया जाए, भले ही शुरुआत में उनकी शक्तियां थोड़ी सीमित हों। ओके। सेना की ट्रेनिंग और शिक्षा में बदलाव लाया जाए। ऐसे लीडर तैयार किए जाएं जो पूरी सेना के हित में सोचें, न कि सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में। ये तो बहुत जरूरी है। सेना का तालमेल सिविलियन संस्थाओं जैसे DRDO, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स,
IITs के साथ और बेहतर हो। सेना अपनी जरूरतें बताए और ये संस्थाएं समाधान दें। और सबसे अहम, एक ऐसी फौजी संस्कृति बने जो हर अभ्यास, हर गलती से सीखने को तैयार हो, जो नाकाम होने से डरे नहीं। सीखने वाली संस्कृति, ये अच्छी बात है। चलिए, सेना की इन तैयारियों का एक अहम मोर्चा लद्दाख भी है, पर वहां सिर्फ सरहद का सवाल नहीं, लोगों की अपनी पहचान और भविष्य का भी सवाल है। अब उस तरफ चलते हैं। बिल्कुल, लद्दाख सिर्फ एक खूबसूरत जगह या पर्यटन स्थल नहीं है, ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। हाँ, चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाएं, गलवान, पेंगोंग त्सो, सब वही हैं। और वहाँ सौर ऊर्जा की जबरदस्त क्षमता है। एक अनोखी संस्कृति है जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। और बेहद नाजुक पर्यावरण है। ग्लेशियर, सिंधु नदी का स्रोत। अगस्त 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बनाया गया। हाँ, तब लद्दाख के लोगों ने खुशी भी मनाई थी। हाँ, उनमें एक उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिलेगी, जो उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए महसूस नहीं होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा वाली यूटी बनाया गया, पर लद्दाख को बिना विधानसभा वाली यूटी का दर्जा मिला। अच्छा। वहाँ पहले से लेह और कारगिल के लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC मौजूद है, पर स्थानीय नेताओं का कहना है कि इनके पास असली ताकत नहीं है। ये नाम मात्र की काउंसिल बनकर रह गई हैं। मतलब सारे फैसले दिल्ली से होते हैं? हाँ, हर छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, तो इस स्थिति में लद्दाख के लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं? वो क्या चाहते हैं? मुख्य रूप से 2 बड़ी मांगे हैं। पहली, पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड। पूरा राज्य जैसे बाकी राज्य हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार हो, अपना मुख्यमंत्री हो और जिसे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार हो। और दूसरी मांग? दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, 6th शेड्यूल स्टेटस। 6ठी अनुसूची, ये क्या है? देखिए, लद्दाख की लगभग 97% आबादी आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब। 97%, काफी ज्यादा। हाँ, अनुच्छेद 370 और 35A हटने से पहले उन्हें अपनी जमीन और नौकरियों में कुछ खास संरक्षण मिले हुए थे। अब उन्हें डर है कि बाहर से बड़ी कंपनियां और लोग आकर उनकी जमीनें खरीद लेंगे, नौकरियां ले लेंगे। अच्छा, मतलब डेमोग्राफिक चेंज का डर। हाँ बिल्कुल, जिससे उनकी पहचान, संस्कृति और जीवन यापन खतरे में पड़ जाएगा। 6ठी अनुसूची उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच दे सकती है। सुरक्षा कवच कैसे? इसके तहत आदिवासी इलाकों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रावधान है, जिन्हें जमीन, जंगल, स्थानीय रीति रिवाज और शासन से जुड़े मामलों में काफी अधिकार मिलते हैं। मतलब लोकल कंट्रोल ज्यादा होगा। हाँ, इससे स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण बना रहेगा। समझ गया। इन मांगों के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? समर्थन में कहा जा रहा है कि इससे लद्दाख की अनोखी आदिवासी पहचान बची रहेगी, वहाँ के नाजुक पर्यावरण की रक्षा होगी और बाहरी शोषण रुकेगा। और विकास? हाँ, ये टिकाऊ विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। एक और अहम बात यह है कि लद्दाख में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। अच्छा, तो राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। ये तो हमें पक्षी तर्क। लेकिन क्या इन मांगों के विरोध में भी कुछ बातें कही जाती हैं? कोई चिंताएं हैं? हाँ, विरोध में भी कुछ चिंताएं जताई जाती हैं। पहली चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा की है। सुरक्षा कैसे? लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा एक बेहद संवेदनशील इलाका है। यूटी होने से केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है, जिससे सेना और प्रशासन के बीच तालमेल आसान होता है। हाँ, ये तो है। कहा जाता है कि राज्य बनने पर स्थानीय राजनीति हावी हो सकती है और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में देरी हो सकती है। और दूसरी, कुछ संवैधानिक और व्यावहारिक दिक्कतें हैं। 6ठी अनुसूची मूल रूप से उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए बनाई गई थी। अच्छा, अगर लद्दाख के लिए संविधान में बदलाव किया गया तो हो सकता है कि देश के दूसरे सीमावर्ती इलाके भी ऐसी ही मांग करने लगे। हाँ, ये भी एक पहलू है। एक और बात, चीन सीमा पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अगर 6ठी अनुसूची लागू होती है और जमीन वगैरह पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ता है, तो क्या भारत के लिए सीमा पर जरूरी विकास कार्य करना मुश्किल हो जाएगा? ये राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन साधने की एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और तीसरी चिंता है प्रशासनिक जटिलता की।
अगर राज्य सरकार भी हो और ऑटोनॉमस काउंसिल भी, तो शासन की कई परतें बन जाएंगी। तो तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है। हाँ, फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है? कुछ रास्ते सुझाए जा रहे हैं। एक तरीका है मौजूदा LHDC को ही मजबूत करना। मतलब जो हिल काउंसिल पहले से है। हाँ, उन्हें ही कानून बनाने, फैसले लागू करने और पैसे खर्च करने के ज्यादा अधिकार दे दिए जाए। इसके लिए शायद संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत न पड़े। ये एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा, लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना। इससे नौकरियों वाली चिंता दूर होगी। हाँ, सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की भर्ती को लेकर जो चिंताएं हैं, वो कुछ हद तक दूर हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, बातचीत जारी रखना। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे स्थानीय समूहों के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बातचीत तो जरूरी है, भले ही हाल में कुछ तनाव रहा हो। बिल्कुल, जैसे सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद की घटनाओं से थोड़ा भरोसे में कमी आई है, लेकिन बात तो करनी होगी। सही है। और चौथा, विकास का एक टिकाऊ मॉडल अपनाना। शायद भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है। मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण और संस्कृति का सम्मान करे। हाँ, ना कि उसे नष्ट कर दे। आखिर में लद्दाख का मुद्दा सिर्फ कानून या राजनीति का नहीं है। ये वहाँ के लोगों के भरोसे, उनकी पहचान और उनके भविष्य का सवाल है। हमारे लिए लद्दाख एक जरूरी रणनीतिक जगह है, पर वहाँ रहने वालों के लिए वो उनका घर है। इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने 3 अहम पड़ावों को समझा। गांधी जी के विचारों की आज की तकनीकी दुनिया में जगह, हमारी सेना का भविष्य के लिए कायापलट और लद्दाख की अपनी पहचान और भविष्य की राह की तलाश। हाँ, और आज की सारी बातें एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती हैं। इस तेज रफ्तार एल्गोरिदम से चलने वाली दुनिया में क्या हम वाकई गहराई से सोचने, एक दूसरे की उलझी हुई बातों को समझने और स्वीकार करने के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और हम कैसे राष्ट्रीय हितों और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच सदियों पुरानी समझ और नई तकनीक के बीच सही तालमेल बिठा सकते हैं? ये सवाल हम सबके लिए है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की यह चर्चा जानकारी भरी और हाँ, सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।